चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, लास्ट क्लास में फिनॉल की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना। एसिड बेस रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है ना, और वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन कर सकता है ना। ये रिएक्शन फिजिबल है ना। बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। वीक और वीक मिलके स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, आपको यही करना है। ऑर्गेनिक में आपको इसी टाइप की रिएक्शन मिलेंगी। कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है तो साथ में बेस भी स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा आपको करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ ऐसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्या देखना है, किसी भी में कंपेयर कर लो, चाहे एसिड एसिड में कंपेयर कर लो, चाहे बेस बेस में कंपेयर कर लो। ठीक है, तो क्या है आपके पास, जैसे फिनॉल है तो फिनॉल की रिएक्शन कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना। या फिनॉल क्या है, ऐसे H है फिनॉल के पास, एसिड की तरह एक्ट करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, तो जो आपके पास एसिड है वो एक H लूज करके बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बेस है वो एक H एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कॉन्जुगेट पेयर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, एसिड एसिड में कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड में एसिड कौन सा है, फिनॉल है। राइट साइड में एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड है। और आपको पता है कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है फिनॉल के कंपैरिजन में। कार्बोनिक एसिड का पीके कितना होता है, 6.4, याद रखना है आपको। ठीक है, और फिनॉल का कितना होता है, 10। तो ऑब्वियस ही बात है कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये क्या हो गया, वीक हो गया। तो वीक और वीक मिलके स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मतलब फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है क्वेश्चन आपको। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपको अगर जनरल क्वेश्चन दे दिया जाए कि कौन कौन से एसिड रिएक्ट कर सकते हैं फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ऐसे सभी एसिड जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे। कार्बोनिक एसिड का पीके आप लोगों को पता है 6.4 होता है। तो मतलब इससे, हाँ, जितने भी ज्यादा एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, वो सब के सब क्या करेंगे, आपके रिएक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, जैसी फॉर्म होता है वैसे ब्रेक डाउन कर जाता है H2 और CO2 में। तो अगर कोई एसिड रिएक्ट करके CO2 इवॉल्व करता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, उसका मतलब है वो एसिड कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तभी वो CO2 इवॉल्व कर पा रहा है। तो कौन कौन से एसिड होते हैं स्ट्रॉन्गर, तो देखो बाकी सब मिनरल एसिड्स वगैरह स्ट्रॉन्गर एसिड जितने भी होते हैं वो तो यही है। उसके अलावा सबके सब कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड्स, है ना। कुछ ऐसे है जिनमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है फिर भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, जैसे ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल हो गया, है ना। इसमें से भी स्पेशल नेम ये पिक्रिक एसिड है, स्क्वायरिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इनमें कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसा एसिडिक ग्रुप। फिर भी कैसे होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोनिक एसिड से, तो हमेशा रिएक्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और CO2 गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं CO2 गैस जो होता है, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, है ना, स्पेशल नेम है इसके लिए। तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था अपना, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बाद में रिवाइज भी करा दिया अभी। चल आगे चलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को, बोलो कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। नो सर। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जनरल एसिड की रिएक्शंस की, है ना। कोई भी एसिड हो आपके पास, जैसे मान लो H8 टाइप का कोई भी एसिड है ना, एसिड के पास H+ होना चाहिए। अब इसकी रिएक्शन आपने कराई जैसे सोडियम के साथ कराई, सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराओ, एक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव है, हाईली रिड्यूसिंग मेटल्स हैं। तो क्या करेगा, सोडियम का काम तो आपको पता है, सोडियम कहीं भी आप यूज करोगे इसका तो काम होता है क्या, Na+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, है कि नहीं। रिड्यूसिंग नेचर का है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, H+ गेन करेगा, क्योंकि एसिड में क्या होता है H+। तो इस इलेक्ट्रॉन को H+ गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हमेशा यही होता है। तो जब भी आप एक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराते हो किसी भी एसिड का, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, याद रखना, है ना। सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और बाकी हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल मेटल के साथ रिएक्शन। अच्छा NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaNH2 भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2-। तो क्या करेगा NH2-, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H लेके क्या बन गया NH3, है ना, और सोडियम सॉल्ट तो अलग हो ही गया।
है कि नहीं। तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है इस पर। तो जब भी आप सोडियम अमाइड को NaNH2 को रिएक्शन कराते हो किसी एसिड के साथ, तो NH3 गैस, अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये भी बेस है, H- है, बेस की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, ये H+ है ना, तो यहाँ से H+ लेके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो H2 गैस वाला होती है जब भी आप हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो किसी एसिड का, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। बाइकार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ से H लेके कार्बोनिक एसिड बना लेगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन कर जाता है H2CO2 में। तो कौन सा गैस होता है? CO2 गैस होता है। देखो, है ना, समझ में आया ना रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन करते हैं सबके सब। तो किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, सोडियम से कराओ, सोडियम आइड से कराओ, हाइड्रेट से कराओ, बाइकार्बोनेट से कराओ, तो इस टाइप से आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जैसे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराओगे आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो आपको पता है सबके सब एसिड रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सब रिएक्शन करते हैं बाइकार्बोनेट के साथ। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ से एक H ले लेगा और क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। तो कार्बोनिक एसिड कौन सा बनेगा? H2CO3 वाला कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, है ना। और ये कार्बोक्सिलेट है वो सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में एज इट इज रहेगा, है ना। और कार्बोनिक एसिड ही बाद में ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेता है? H2 और CO2। तो जो CO2 गैस इवॉल्व होता है वो कहां से इवॉल्व हो रहा है? वो इवॉल्व हो रहा है H2CO3 के ब्रेकडाउन से। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इवॉल्व नहीं होता है, मतलब ऐसा मत समझना आप लोग कि ये जो गैस है वो यहाँ से CO2 वाला गैस इवॉल्व होता है, नहीं। ये तो केवल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा बस, केवल, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। जो भी CO2 गैस मिल रही है आपको, कहां से मिल रही है? ये वाली CO2 गैस मिल रही है आपको, है ना, कार्बोनिक एसिड वाली CO2 गैस मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 14 लगा रखा है ताकि आपको पता लग जाए आइसोटॉप से, है ना, डिस्टिंग्विश हो जाए ना, वरना पता कैसे लगेगा कहां से CO2 कैसे बनूंगा। तो देखो 14 तो वही का वही है, सोडियम का। यहाँ से तो मतलब CO2 नहीं बना है, कहां से बनता है CO2? H2CO3 से बनता है कि नहीं। ये अभी तो आपको लग रहा होगा ये सिंपल सी बात है, पता है मैं, पर आगे जब आप रिएक्शन पढ़ोगे एग्जाम टाइम तक, तो बहुत सारी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी पढ़ोगे आप लोग, है ना, जिसमें ये वाला CO2 रिमूव होता है ना। तो इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया मैंने आपको कि जब ये NaCO3 से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए बस, ठीक है। अच्छा, आप अपनी रिएक्शंस पे आ जाते हैं, वही एसिड वाली रिएक्शंस। तो क्या है, जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे NaNH2 मिला है आपको, 1 इक्विवेलेंट मिला है ना, मतलब एक ही मोल मिला आपको केवल। तो रिएक्शन कराना है तो क्या करोगे? NH2 माइनस है, एसिडिक H के साथ रिएक्शन करेगा। तो 1 मोल अगर आपके पास है, 1 इक्विवेलेंट अगर आपके पास है, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? 3 ग्रुप है आपके पास। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड ले लिया और ये थर्ड ले लिया, है ना। तीनों के पास एक एक एसिडिक H है। तो बताओ सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, बोलो। इन तीनों में किसके साथ रिएक्शन करेगा? इस सेकंड वाले के साथ। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, और एक ही मोल हो, एक ही इक्विवेलेंट है, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसके साथ रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही तो है कि आपको बस एसिडिक स्ट्रेंथ ही तो पता होना चाहिए। ऑर्डर आपको पता है, सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का नंबर आएगा, है ना। तो एसिडिक ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा 2 एसिडिक है, फिर 1 है, और सबसे लास्ट में 3 है। तो इसी ऑर्डर में रिएक्ट करते जाएंगे। एक इक्विवेलेंट है तो सबसे पहले 2 के साथ रिएक्शन करेगा, 2 इक्विवेलेंट है तो 2 के साथ पहले करेगा, फिर 1 के साथ रिएक्शन कर लेगा। एक्सेस में है या 3 इक्विवेलेंट है तो तीनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, तीनों एसिडिक एच के साथ रिएक्शन कर सकता है ना। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा गैस रिलीज करेगा? तो NH2 माइनस तीनों से एक एक H लेगा और क्या बना लेगा? NH3, अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा, है कि नहीं। एक एक H लेके अमोनिया गैस इवॉल्व करता रहेगा ना। तो बस सब में अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, सब में NH3 बताओ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं यहाँ पे, सबके पास एसिडिक एसिड कौन कौन से ग्रुप है? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से इथाइन वाला ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है। सबके पास एक एक एसिडिक एच है कि नहीं। अब रिएक्शन कराते हैं, सोडियम है, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, कोई भी एसिडिक एच हो सबके साथ रिएक्शन कर लेता है ना। तो आपसे पूछा जाए किस किस ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो सबके साथ कर सकता है ना। और मैंने ऑर्डर में भी लिख दिया है, सबसे पहले करेगा 5 क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद 1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर 3 का एसिडिक नंबर H है,
फिर फोर्थ नंबर का एसिडिक H है, फिर सेकंड नंबर का। वही एसिडिक ऑर्डर में लिख दिया है, बाकी रिएक्शन तो सबके साथ करेगा और हाइड्रोजन कैसे वो करेगा। ठीक है, इसी तरह से NaNH2 है कि नहीं? NaNH2 भी क्या करेगा, सबके साथ रिएक्शन कर सकता है ना। गैस कौन सा वो करेगा, अमोनिया। NH2 माइनस है ना, H ले लेके अमोनिया गैस वो करेगा। ठीक है, अच्छा NaCO3 अब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि NaCO3 केवल और केवल किसके साथ रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, है ना। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन कौन से ग्रुप है, केवल दो ही ग्रुप है, या तो कौन सा, सल्फोनिक एसिड वाला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, बस इन्हीं दो के साथ रिएक्शन कर सकता है ना। फिनॉल, एल्कोहल और ये आपके पास इथेनॉल वाला ग्रुप, इसके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, तो केवल दो ही ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है और CO2 गैस इवॉल्व करेगा। बोलो, बात समझ में आया? बताओ, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन वाले क्वेश्चन है ना, किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बोलो, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है, आगे चलें। चलो एक क्वेश्चन बताओ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मुझे बताओ आप लोग, कोई भी एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं ना, टर्मिनल एल्काइन के पास H होता है, एसिडिक H। ठीक है, अगर कोई इंटरनल एल्काइन है, इंटरनल एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं है और दोनों तरफ कोई एल्काइल ग्रुप है, CH3 CO2 कोई भी ऐसा एल्काइल ग्रुप है, तो देखो इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है ना। केवल और केवल टर्मिनल एल्काइंस जो होती हैं, टर्मिनल एल्काइन मतलब लास्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, तभी क्या होता है, एक कार्बन से H अटैच होता है, तो यही एसिडिक H है, आपको पता है कि नहीं। इंटरनल एल्काइंस में तो कोई एसिडिक H होता नहीं है। चलो, तो एल्काइन वाला ग्रुप है कोई भी, है ना, इथाइन ले लो या कोई भी एल्काइन ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, बताओ क्या बनेगा, बोलो। या दूसरा क्वेश्चन, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, बोलो। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आपको पता करनी है, बताओ जल्दी से, देखो बना के देखो, फिजिबल है या नहीं है रिएक्शन। बताओ, है फिजिबल या नहीं है? yes, है फिजिबल, क्यों? तो एक काम करते हैं, चलो बना के देख लेते हैं ना, थोड़ा सा बना के देख लेंगे। तो OH माइनस है, तो क्या करेगा, तो ये OH माइनस यहाँ से H लेके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। तो यहाँ तो क्या बन गया, ये तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सोडियम सॉल्ट, और साथ में क्या बन गया, H2O, है कि नहीं, सोडियम सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट तो बना लिया आप लोगों ने। अब क्या देखते हैं, अब आपको फिजिबिलिटी देखना है ना, तो एसिड एसिड और बेस बेस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये है एसिड, है ना, ये है बेस, तो यहाँ बन गया है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। बोलो, बात समझ में नहीं आई, है ना, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बन गया, है कि नहीं। अच्छा बताओ, चलो बोलो, तो किस में कंपेयर करना चाहते हो, एसिड एसिड, बेस बेस में, बोलो। एसिड 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 में कंपेयर, ठीक है, तो एसिड में कंपेयर करो, तो एसिड और एसिड में कंपेयर करो, तो वाटर और एल्काइन इथाइन वाला जो है, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होता है, बताओ, बोलो, कौन ज्यादा एसिडिक है? अरे वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अरे एल्काइन कहां से होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H अटैच है। इथाइन है, इसका पीके वैल्यू बताया था 25-26 की रेंज में रहता है, जबकि वाटर का पीके वैल्यू 15.7 होता है। तो एल्काइन से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, ठीक है ना। अरे याद हुआ नहीं हो अभी तक ये, और ऐसे नहीं करना पीके वैल्यू के फॉर्म में, तो आपको तो कंपेयर करना भी तो आता है। क्या करते हैं, एसिड कैसे कंपेयर करते हैं, हमें नहीं पता, वैल्यू भूल गए हम लोग, वैल्यू हमें नहीं पता, भूल जाओ वैल्यू को, है ना। कैसे कंपेयर करते हैं एसिडिक नेचर, बताओ। एक एक H हटाते हैं तो क्या बनेगा, OH माइनस, एक H हटाओ क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ, नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव,
है ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा है, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ऑब्वियस बात है वैसे भी कर सकते हो, H2O ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा, चाहे वैल्यू के फॉर्म में करो चाहे कंपेयर करके करो तो रहेगा तो भाई, है ना। तो किसी भी इथाइन एल्काइन टर्मिनल एल्काइन से वाटर हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये कैसा हो गया, वीक एसिड हो गया, है ना। तो वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो याद रखना, है ना। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H है, एल्काइन है, इथाइन है, वो आपके NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है वो क्वेश्चन है ना, काफी जगह आपको यूज आएगा ये। तो अगर जैसे मैंने बोल दिया इथाइन है, इथाइन का रिएक्शन कराना है NaOH के साथ, है कि नहीं, तो इथाइन के साथ रिएक्शन होगा क्या NaOH के साथ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नहीं कर पाएगा NaOH रिएक्ट, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H को रिमूव कर पाए, है कि नहीं। पर हाँ, अगर मैं इसी रिएक्शन को दूं कि NaNH2 के साथ रिएक्शन करा लो इसका, NaNH2 के साथ, तो क्या बनेगा देखो, तो इससे बनेगा, एक एक इक्विवेलेंट लेते हैं पहले, तो अमोनिया, सोडियम सॉल्ट, हाँ, और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब जब आप कंपेयर करोगे तो इथाइन और अमोनिया में से तो इथाइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कि नहीं, वीक एसिड। तो हाँ, अब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है ना। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच, अगर आपको रिमूव कराना है, एसिड बेस रिएक्शन कराना है, तो आपको स्ट्रॉन्गर बेस लेना पड़ता है, NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, NaOH रिएक्ट नहीं कर पाता है कभी भी, ठीक है ना। कौन चाहिए आपको, NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस, जैसे NaNH2 हो गया, है ना, तो रिएक्शन फिजिबल होगा। बताओ, बात समझ में नहीं आया, बताओ, याद रहेगा ना वाला पॉइंट, बहुत जगह काम आएगा आपको आगे, याद रखना है इस चीज को। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, समझ में आ गया ना पॉइंट, ये कैसे करते हैं। तो ये तो आपके एसिड बेस वाली रिएक्शन होगा, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो कंपेरिजन ही करना है भाई आपको, जो आप अभी तक करते आए हो, एसिड एसिड में, बेस बेस में कंपेयर करो, आंसर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया एक पॉइंट। अब देखो, वैसे आपका ये GC वाला एक पोर्शन तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक ऑटोमेरिज्म वाला टॉपिक बचा हुआ है लास्ट में, तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन और मिल सकते हैं आपको कहीं भी, ठीक है, या क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है, तो कोई जनरल क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में बताते जाना मुझे, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस मान लेते हैं एक तरह से। तो मुझे क्वेश्चन बताओ आप लोग, ये एक आपके पास कंपाउंड है NH2, इधर NH2 है और इधर NH2 है, इसको मेलामाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन, बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन, मेलामाइन बोलते हैं इसको। बताओ कितने लोन पेयर हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बोलो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, अरे कितने नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है कि नहीं, तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, कोई भी, मैं तो जनरल लोन पेयर ही पूछा है बस आपसे। 6, हाँ, तो 6 लोन पेयर है ना अभी तो, हाँ, तो लोन पेयर होगा 6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताओ मुझे डी लोकलाइज्ड कितने हैं, डी 3, लोकलाइज्ड लोन पेयर का 3, नंबर कितने हैं, 3। अच्छा, लोकलाइज्ड कितने हैं, 3, हाँ, लोकलाइज्ड भी 3 है ना। डी लोकलाइज्ड वाले कौन से हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन से हैं, ये वाले, इन नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है वो डी लोकलाइज्ड वाले हैं, है ना। और जो रिंग वाले नाइट्रोजन से अटैच है वो कैसे हैं, वो लोकलाइज्ड वाले, ठीक है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बताओ, बात समझ में आया। तो 3 डी लोकलाइज्ड, 3 लोकलाइज्ड होते हैं, कर सकते हैं ऐसे कुछ, बता सकते हो ना, किसी भी स्ट्रक्चर को देख के, नंबर ऑफ लोन पेयर्स डी लोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड, किसी भी टाइप का आएगा, है ना। अच्छा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, बताओ, एरोमेटिसिटी बताओ जरा इसकी, बोलो, कैसा है। अरे कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, बताओ जल्दी, किस टाइप का कंपाउंड है,
एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। 6 पाई हाँ एरोमेटिक है, एरोमेटिक क्यों है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ये रहा रिंग में, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, सब थोड़ी ना काउंट कर लेने होते हैं ना। इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, तो ऑब्वियसली बात है एरोमेटिक टाइप का है, तो एरोमेटिक है। ठीक है, बात समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, अब इसी तरह के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बन सकते हैं कि जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, आपको पता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं, जानते थे सब लोग? हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल का मतलब है कि जैसे ही इनको मौका मिलता है वैसे ही क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। तो कैसे हैं? हाईली रिएक्टिव हैं। कैसे हैं? अनस्टेबल है मतलब इसका क्या है कि हाईली रिएक्टिव है, तो जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं। और इसी का अपोजिट जस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्टेबल टाइप के होते हैं, है ना? ठीक है, जैसे बात करते हैं हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट, ये एन्युलिन, 4 एन्युलिन आपको पता है कैसा है? बताओ, ये एरोमेटिसिटी बताओ इसकी क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो कैसा है? हाईली अनस्टेबल टाइप का है। तो क्या करता है, जैसी मीडियम में फॉर्म होता है या तो किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, और कुछ और भी नहीं है इसके पास रिएक्शन करने के लिए, तो क्या करता है, खुद अपने आप से रिएक्शन कर लेता है। कैसे? इसको आप लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हो, बाई रेडिकल की तरह एक्ट करता है ये। इसका जो पाई बॉन्ड होता है ना, बाई रेडिकल की तरह एक्ट करता है। और बाई रेडिकल का आपको रिएक्शन पता है? डाइमराइजेशन। हाँ, डाइमराइजेशन कर देता है आपस में ये। तो ये अपने ही जैसे एक और के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ऐसा एक नॉन एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड बन जाएगा ना। ऐसा यहाँ से रिएक्शन करके नॉन एरोमेटिक टाइप का बन जाता है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, खुद हाईली अनस्टेबल है ना, तो आपस में रिएक्शन करके क्या कर देता है, ऐसे टाइमर का फॉर्मेशन कर देता है। कम से कम एंटी एरोमेटिक से तो स्टेबल ही है ना, नॉन एरोमेटिक वाला। समझ में आई बात? बताओ, बोलो। ठीक है, आगे सबको समझ में? चलो, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन बताओ, है ना, सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है आपको कि यही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, सेम, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम के साथ। सोडियम से कराओ या पोटेशियम से कराओ, किसी के भी साथ रिएक्शन कराओ, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा टू इक्विवेलेंट ले लेते हैं ना, टू इक्विवेलेंट सोडियम ले लो या टू इक्विवेलेंट पोटेशियम ले लो, तो इसका जो आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? तो देखो मैं बताता हूँ आपको, सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है, Na+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, हमेशा यही काम करता है, हमेशा लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, है कि नहीं? तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले आपको? 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे आपको, है ना। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? क्योंकि आपको पता है किसकी तरह एक्ट करता है ये डाई रेडिकल की तरह एक्ट करता है, ऐसे रहता है ना डाई रेडिकल फॉर्म में। तो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एनायन बन गया, ये भी एनायन बन गया। तो देखो, जैसे ही आप लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एंटी एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल में कन्वर्ट होगा ना। देखो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, है ना, सोडियम तो है ही इसके साथ, ऐसा सोडियम सॉल्ट बन जाता है एरोमेटिक टाइप का। बताओ, है ना, समझ में आया ना, हाईली रिएक्टिव। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो आपने किसी दूसरे मेटल आयन के साथ रिएक्शन करा दी, जैसे Fe3+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो Fe3+ अब इसको इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, है क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। तो क्या कर सकता है, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये Fe3+ गेन कर देगा। तो 2 Fe3+ लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कि Fe2+ में, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ना Fe ने, तो क्या बन जाएगा ये,
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ भी आ जाएगा प्लस, तो भी क्या है, ये एरोमेटिक टाइप का है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, स्टेबल कंपाउंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो देखो एरोमेटिक बन रहा है तो जल्दी से फास्ट रिएक्शन करके एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में नहीं आई, बताओ। ठीक है, समर्थ को क्या डाउट है, अनस्टेबल होने चाहिए मतलब कैसे, कैसे अनस्टेबल होने चाहिए? सर उन पे चार्ज आ गया ना, नेट चार्ज। हाँ तो क्या हो गया, नेट चार्ज आ गया तो सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्या? अरे सोडियम सॉल्ट ही तो है, ये भी तो Na+ है, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक तो नहीं है वो, एरोमेटिक तो है, सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्या दिक्कत है, सोडियम सॉल्ट है वो, नहीं। हाँ। चलो चले आगे, समझ में आ गया। तो हाईली रिएक्टिव टाइप के होता है। अच्छा, इसी तरह से देखो और कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं किस टाइप के, जैसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं डायपोल मोमेंट से आपको, है ना, कैसे मिलते हैं देखो। डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सबको पता है क्या होता है डायपोल मोमेंट, कैसे निकालते हैं ना, थोड़ा सा जीओसी में यूज करते हैं उसका क्वेश्चन बनाने में। कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपके पास एक साइक्लोहेक्सेनॉन है और इस तरह का 5 मेंबर एक कीटोन बना लेते हैं, और ऐसा एक 7 मेंबर बना लेते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, इनमें चलो तीनों बताओ डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, बोलो, सोचो जरा जल्दी से, क्या ऑर्डर होना चाहिए डायपोल मोमेंट का? तो कैसे करते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोलरिटी बताता है ना, किसी कंपाउंड में कितना पोलरिटी है, कितना चार्ज सेपरेशन है, कौन कितना पोलर कंपाउंड है, तो किस कैसे होगा पोलर, इस ऑक्सीजन की वजह से चार्ज। तो कैसे बना सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो कि पोलरिटी के फॉर्म में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। सेकंड वाले को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकता हूँ, O पे माइनस कार्बन पे प्लस, यही तो पोलरिटी का रीजन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, इसको करोगे तो क्या बन जाएगा, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, ये बन गया। तो अब ये देखो ये पोलर फॉर्म में किस कैसे है, तो देखो ये जो थर्ड वाला है ये तो एरोमेटिक टाइप का है, दिख रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड वाला है एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक तो पोलराइज होगा ही नहीं, फिर प्लस माइनस में ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो हाईली अनस्टेबल, तो इसमें तो प्लस माइनस आएगा ही नहीं। और फर्स्ट वाला जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नॉन एरोमेटिक टाइप का है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक, मतलब थर्ड वाला तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इसी पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो ज्यादा पोलर है वो, हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा वो। उसके बाद आएगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम रहेगा ये एंटी एरोमेटिक वाला, क्योंकि वो तो बनना नहीं चाहेगा ना एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर भी क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट 3 का, सबसे ज्यादा पोलर है, फिर 1, और लास्ट सबसे कम कौन सा है, सेकंड वाला। बोलो, बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ऐसा होता है, डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन नहीं होता है, मैं आपको कहता है कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ए बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बी है, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सी है। तो बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बोलो, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आएगा, ए बी और सी में से क्या ऑर्डर है वो लिखोगे, ये तो कर सकते हो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। CBA CB। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में रहेगा हमेशा, है कि नहीं। उसके बाद नंबर आएगा ए,
इंटरमीडिएट टाइप का है। और सबसे कम कौन सा होगा? बी। बी वाला तो कभी भी डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, है ना? तो हमेशा क्या रहेगा? डबल बॉन्डेड कैरेक्टर फॉर्म में रहेगा ज्यादातर। तो इस तरह से आपको कर लेना है। बता सकते हो क्वेश्चन ऐसे। चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, देखो और क्वेश्चन कर सकते हो, है ना? पैटर्न इसी टाइप के क्वेश्चन को लेके एसिडिक नेचर आप बता सकते हो। देखो तो देखोगे आप लोग कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, फिक्स कॉन्सेप्ट है ना? बस क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको स्टिक रहना है। सब क्वेश्चन पता होने चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप बना लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ये कंपाउंड है, एक ये 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं, एक ये 3 मेंबर रिंग, है ना? इसमें से आपको बताना है एसिडिक नेचर कौन ज्यादा एसिडिक है। मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। ये जो एक एक एच अटैच है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये एच सी मान लेते हैं, है ना? इस कार्बन से जो एच अटैच है उसमें से आपको बताना है एसिडिक नेचर। बताओ कौन सा एच ज्यादा एसिडिक है, या क्या ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? बोलो। ये तो खुद ही बताओगे आप लोग, बनाओ जल्दी से, देखो क्या आंसर आएगा। हो गया? तो देखो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा से पता है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। एसिडिक नेचर एसिडिक कभी भी कंपेयर करने जाओगे तो क्या करोगे? हमेशा एक ही काम करना होता है हमें, H प्लस हटा देना है और क्या बना देना है? एनाइन बना दो, कॉन्जुगेट बना दो उसका, है ना? इसमें से भी इसी H प्लस को हटा दो, क्या बन जाएगा आपके पास? H प्लस हटेगा तो एनाइन बन जाएगा। थर्ड वाले में से वही काम करना है, H प्लस रिमूव करो तो क्या मिलेगा आपको? एनाइन मिलेगा। अब क्या करना होता है, क्या करते हैं अब? रिंग स्ट्रेन। स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। हाँ नहीं, स्टेबिलिटी कंपेयर ना, स्ट्रेन तो बात की बात है। कैसे करेंगे स्टेबिलिटी कंपेयर, वो देखते हैं। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करो एनाइन की। तो फर्स्ट वाले को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट वाला है वो कैसा है सिस्टम? एरोमेटिक टाइप का है, तो हाईली स्टेबल बन जाएगा जल्दी से, मतलब ज्यादा एसिडिक है। सेकंड वाला सिस्टम है वो नॉन एरोमेटिक टाइप का है ना? और थर्ड वाला तो एंटी एरोमेटिक है, वो तो बनेगा ही नहीं, तो कभी एच रिमूव करेगा ही नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा 1, फिर 2, और सबसे कम 3। 3 वाला तो एच रिमूव करेगा ही नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक थोड़ी ना बनेगा सिस्टम। तो ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया 1 2 3। बताओ, वही सेम कॉन्सेप्ट ही था, स्टेबिलिटी तो कंपेयर किया आप लोगों ने। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सर यहाँ पे रिंग स्ट्रेन से क्यों नहीं किया? रिंग स्ट्रेन से करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास? अनस्टेबल ही आएगा वैसे भी, है ना? और जब एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है तो स्ट्रेन क्या, मतलब पहले ही पता लग गया हमें अनस्टेबल है वो, है कि नहीं? ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी है ना, पैसे अनस्टेबल है वो पहले से, इतना अनस्टेबल कंपाउंड बना है वो, एंटी एरोमेटिक बन रहा है वो। ठीक है, बता सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलें आगे। चलो अच्छा, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो बहुत सारे तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं ना, वो रिएक्शन वाले टॉपिक में नहीं, अभी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आपके पास हैलाइड है ना? क्लोरीन ब्रोमीन कुछ हो सकता है। इसका रिएक्शन जैसे मैं कराया, जैसे आप मान लो SbCl5 के साथ रिएक्शन कराओ, या फिर आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, Ag प्लस, है ना? AlCl3 के साथ रिएक्शन कराओ, ये सब लुईस एसिड्स हैं, है ना? और क्लोरीन कैसा होता है? लुईस बेस होता है, पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इन सबके पास SbCl5, AgNO3, AlCl3, इन सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये कैसे हैं सबके सब? ये कहलाते हैं लुईस एसिड, वेकेंट ऑर्बिटल वाले। और क्लोरीन है लुईस बेस। तो क्या करता है ये Cl एसिड और बेस का रिएक्शन होता है,
और क्या करते हैं, Cl को लेके रिमूव कर जाते हैं, है ना, मतलब ऐसा रिएक्शन होता है। तो क्या बन जाएगा आपका, तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ से Cl को लेके रिमूव हो जाएंगे, तो Cl माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये देखो आप, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, Cl माइनस हो गया अलग, Cl माइनस किसी के भी साथ रिएक्शन करके, जैसे HbCl5 है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HbCl6 माइनस, AgNO3 है तो AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, AlCl3 है तो AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से, है ना, ये सब Cl को ले लेके अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो बनेगा क्या आपको, इस सब को छोड़ो, क्या क्या अलग हुआ वो बात की बात है, बनेगा क्या, आपके पास कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो भी हैलोजन है उसको रिमूव कर दो इनके साथ, है ना, जैसे मैं आपको केवल एक ही लेता हूँ, HbCl5 ही लेता हूँ, है ना, इन सबको हटा देते हैं बाद में, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा HbCl6 माइनस, एक क्लोरीन लेकर अलग हो गया, और ये अब क्वेश्चन ये आता है, बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, बोलो, है ना, एसिड बेस रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो देखो क्या देखना है आपको कि कैसा बना है सिस्टम, ये सिस्टम बना है एरोमेटिक, स्टेबल बना है ना, तो स्टेबल अगर सिस्टम बना है तो मतलब रिएक्शन क्या है, हाँ पॉसिबल है, मतलब फॉर्मेशन हो सकता है HbCl6 माइनस का, और इस रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। यस, इसी तरह से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा देता, मान लो Cl और यही रिएक्शन कराता मैं HbCl5 के साथ, तो बताओ क्या मिलता, तो यहाँ से ये Cl रिमूव होता, कैटायन एंटी बनता, हाँ, और HbCl6 माइनस बनता, तो बनता क्या है, ये है एंटी नहीं एरोमेटिक, मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो नई प्रोडक्ट फॉर्म होगा कोई भी, है ना, एरोमेटिक बन रहा है तो रिएक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बन सकता है रिएक्शन, है ना, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। अगर अनस्टेबल बनेगा तो क्यों रिमूव होगा, क्लोरीन रिमूव भी नहीं होगा वहां से, क्योंकि अनस्टेबल का थोड़ा फॉर्मेशन थोड़ी ना करेगा। समझ में आ गई बात, है ना। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता कि नहीं ऐसा एक 7 मेंबर रिंग वाला हैलाइड है ना, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया आपको HbCl5 के साथ, तो बताओ रिएक्शन पॉसिबल है क्या, बोलो, तो यस क्या सर। करोगे, है ना, तो Cl को रिमूव करके कैटायन ही तो बनाना है आपको, तो कैटायन की स्टेबिलिटी का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली, कि आपको कैटायन का स्टेबिलिटी पता नहीं पता, तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव और HbCl6 एरोमेटिक। माइनस, तो एरोमेटिक बना है तो मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, बिल्कुल सही है, बन जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको Cl हटा के, बोलो। है ना, ये सब इजी के एप्लीकेशन पार्ट है, ऑटोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है, बता सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो किसी को। है ना, अच्छा HbCl5 से ज्यादा कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे इसको हटाता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको AgNO3, है ना, तो AgNO3 मिलेगा तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे HbCl6 की जगह पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AgCl, और AgCl होता है प्रेसिपिटेट, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर सकता है ना, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है ना AgCl, तो कौन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, तो फर्स्ट कर सकता है और 3 कर सकता है, सेकंड वाला AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता। बात समझ में आया कैसा क्वेश्चन है, तो इस सेम टाइप के क्वेश्चन है सबके साथ, ठीक है, बना सकते हैं। चल एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और बनाते हैं, बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, थोड़ा सोच के खुद से बताना है इसका आंसर, मैं आपको एक दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड देता हूँ, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने को कह रहा हूँ मैं आपसे, है ना, तो एक ये वाला कंपाउंड है और एक है आपके पास ये वाला, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को मान लेता हूँ ए और इस बॉन्ड को मान लेता हूँ बी, है ना, ए और बी बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन वाले, इसमें मैं बॉन्ड एनर्जी आपको कंपेयर करने को कह रहा हूँ कि इनकी बॉन्ड एनर्जी बताओ,
बॉन्ड एनर्जी जानते हैं ना सब लोग, कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो चलो कंपेयर करो, ए और बी में से किस बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, सोचो जल्दी से। बताओ, सोचा किसी ने किस तरह से करोगे क्वेश्चन? तो देखो क्या करना है, थोड़ा सा अपना इसको इनडायरेक्टली समझते हैं हम लोग कि कैसे कर सकते हो आप क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट आपको वही है, जीओसी वाले कॉन्सेप्ट ही लगाना है, कुछ तो है नहीं आपके पास, वही सेम पड़ा हुआ है आप लोगों ने। अब उसी को आपको यूज करके इसका आंसर देना है। तो तेरे को थोड़ा सा सोचते हैं ना डिफरेंट तरीके से। एक बात बता मुझे, कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें कोई एनर्जी देता हूं, है ना, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, होमोलिटिक टाइप का बॉन्ड फिजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, होमोलिटिक टाइप का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप लोग क्या बोलोगे, बताओ कौन सा एनर्जी है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक्चुअली में क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पर हाँ, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपकी बराबर होती है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा बॉन्ड बनने में, उतना ही एनर्जी दोगे तभी तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है। तो देखो बॉन्ड एनर्जी तो आपको नहीं पता, क्योंकि बॉन्ड तो बन चुका है आपका, है ना, तो बॉन्ड एनर्जी तो हमें नहीं पता, पर हाँ हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी देंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो जितनी एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वही उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो वो इनडायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो बताओ, ये बात समझ में आया नहीं आया, बोलो, है ना, कि जितना बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लगता है उतना इसको तोड़ने के लिए चाहिए आपको। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल है। तो क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं हम दोनों, मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों में एनर्जी देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया आपने और इनको तोड़ दिया, तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको, अच्छा बॉन्ड एनर्जी अगर जब तक आपसे नहीं कहा जाए ना, तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब है वही होमोलिटिक वाला बॉन्ड एनर्जी बात कर रहा है ना, हेट्रोलिटिक की बात नहीं कर रहे हैं लोग। अगर कोई स्पेशली मेंशन नहीं है तब बात आ गया, बाकी सिंपल लिखा हुआ है तो मतलब होमोलिटिक वाला। तो क्या मिलेगा, तो कार्बन पे आ गया डॉट, फ्री रेडिकल बन गया, और एच डॉट यहां से हो गया अलग। ये तो मतलब हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन का, बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने कार्बन हाइड्रोजन वाला। इसी तरह सेकंड में से भी ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड को, तो ये क्या मिल गया आपको, CH2 पर डॉट, और यहाँ से H डॉट अलग हो गया। बताओ, अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों में से किसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बोलो सेकंड बताओ। वाले के लिए, क्यों सेकंड वाले के लिए क्यों देनी पड़ेगी मुझे? क्योंकि फ्री रेडिकल पे डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल हम्म, करते हैं। मतलब ये बताओ, अच्छा फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 1 और 2 फर्स्ट में से? वाला। है फर्स्ट वाला, क्यों सेकंड वाला नहीं है? रेजोनेंस नहीं है सेकंड में फ्री रेडिकल का? अरे स्टेबिलिटी भूल गए फ्री रेडिकल की, पहले वाले में तो 3 है, हाइपर कंजुगेशन वाले अल्फा एच है बस केवल, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी तो है। तो बताओ 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये 1 वाला या 2 वाला, बोलो 2 वाला। बताओ कौन सा रेडिकल, ये फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल ये है जिसके बाद 3 अल्फा एच है, सेकंड वाला फ्री रेडिकल है जिसके पास रेजोनेंस भी है। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, अल्फा एच या रेजोनेंस? रेजोनेंस, है ना। तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, तो एक बात बताओ, वो जल्दी बनेगा या लेट से बनेगा? जल्दी बनेगा। है ना, जल्दी से बन जाएगा, मतलब कम एनर्जी में बना सकता हूं मैं उसे, है ना। मुझे मुझे मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं बनेगी बी वाले में?
कि मैं कम एनर्जी दूंगा और ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि स्टेबल वाला तो जल्दी से बन जाता है, अगर कोई अनस्टेबल हुआ तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। टाइम क्या, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, ऐसे बोलो, है ना। तो फर्स्ट वाले को, ए वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताओ, बोलो। तो मुझे ए वाले के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एज कंपेयर टू बी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए की ही ज्यादा होगी। बताओ, आ गया आंसर। तो ए का बॉन्ड एनर्जी बी से ज्यादा है ना। तो आपने कैसे किया क्वेश्चन, इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया हम लोगों ने, है ना। तो कभी भी देखो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप लोग, बॉन्ड को ब्रेक करोगे और फ्री रेडिकल बना लोगे। तो जितना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, है ना, उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी है, मतलब। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो फ्री रेडिकल बना लो, उस बॉन्ड को ब्रेक करके स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा उसको अपोजिट कर दो बस, बॉन्ड एनर्जी। मतलब जो जिसमें ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। बताओ, क्वेश्चन करने का मेथड पता लगा नहीं पड़ा, है ना। इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं इसे। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो देख लो जल्दी से। अरे वो बताओ जल्दी से, कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बोलो किसी को, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। चलो देख, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपका ना, क्वेश्चन बनाओ आप, देखते हैं कितना समझ में आया। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यही क्वेश्चन है ना, इसी को दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्वेश्चन है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक ये वाला बॉन्ड है ना। तो इन तीनों में कंपेयर करना है, मैं को नेम भी दे देता हूँ। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ए बॉन्ड, ये इस बॉन्ड को बी मान लेते हैं और इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को सी मान लेते हैं। तो बताओ, ए बी और सी तीन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, तो इसमें आपको बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। चलो बनाओ जल्दी से, देखो क्या। हो गया कंप्लीट, डाल ली सबने। यस सर। तो बताओ क्या आंसर आया। सी का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर ए फिर बी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है सी का, फिर उससे कम ए का, और फिर उससे कम बी का, है ना। बिल्कुल सही आंसर है। कैसे किया, देखो क्या करना है। तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेता हूँ, जैसे मैंने ए वाले बॉन्ड को ब्रेक करके एक आपका फ्री रेडिकल बना लिया, है ना। इसी तरह से मैं एक काम कर सकता हूँ, बी वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल बना सकता हूँ। फिर एक काम कर सकता हूँ मैं, कि सी वाले बॉन्ड के फ्री रेडिकल को ब्रेक करके फ्री रेडिकल बना सकता हूँ। तो बन गए तीन फ्री रेडिकल। अब इन तीनों फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है आपको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस में है ना। उससे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल है ए वाला, नॉर्मल अल्फा एच है। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ये सी वाला, क्योंकि एक तो रेजोनेंस नहीं, ऊपर से और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर फ्री रेडिकल है। डेफिशिएंट ही तो होता है ना फ्री रेडिकल, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डेफिशिएंट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल बी, उससे कम ए और सबसे कम सी। तो बस क्या कर देना है, इसी ऑर्डर को बस मैंने रिवर्स ही तो कर दिया है।
है ना। तो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसके लिए आपको सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो बस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके लिख दिया हमने, तो ये आपके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ गया। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ किसी को, है ना। तो एच हटा के तो क्या लगा देना है, फ्री रेडिकल लगा देना है ना, होमोलिटिक बॉन्ड जब तक कुछ नहीं कहा जाए। हाँ अगर आपको स्पेशली मेंशन कर रखा है कि नहीं हेट्रोलिटिक टाइप का बॉन्ड डिसोसिएशन है तो प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर दो, उसका स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी के, है ना। तो क्वेश्चन बताओ इन सबका क्या क्या आंसर आएगा, देखो इसी बना देते हैं। तो क्वेश्चन है एक इसी में ले लेते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये H1 ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन 2 है और ये हाइड्रोजन 3 है ना। 1 2 3 नेम कर दिया बस। इन तीनों कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी आपको बताना है ना, बॉन्ड एनर्जी बताना है आपको। इसी तरह से और क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक दो। हो गया कंप्लीट। चलो 3 का आंसर बताओ क्या आएगा, बोलो। 1 3 सबसे 2। ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी 1, देन 3 और सबसे कम 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। 2 वाले को हटाओगे फिर एडी का लगाओगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। तो ज्यादा स्टेबल है मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल वाला है 1 वाला, उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, अनस्टेबल टाइप का फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। चलो फोर्थ में बताओ, 1 और 2 में क्या ऑर्डर होगा बताओ, बोलो। 2 1। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। 1 वाले को हटाओगे फिर रेडिकल आएगा तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकता है वो, है ना। तो ज्यादा स्टेबल है 1 वाला, तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। अच्छा फिफ्थ में बताओ 1 2 3 4 5 में क्या ऑर्डर आएगा, बोलो बताओ। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, कौन सा फेडिकल होगा सबसे ज्यादा, 3, हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद 1, देन 5, देन 4 और सबसे कम 2, मतलब 2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, अल्फा एच भी ज्यादा है, तो 2 वाला फेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। बताओ कहीं डाउट है तो बोलो किसी भी क्वेश्चन में।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और भी किसी कॉन्सेप्ट को उठा के, है ना, कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पॉइंट्स वही रहेंगे, इन्हीं पॉइंट से आपको कंपेयर करना है जितने आप लोगों ने सीखे हुए हैं, वही इफेक्ट्स हैं, है ना, बस उन्हीं को यूज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाओगे वैसे से आपको प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, तो जितने बन सकते थे नॉर्मली, जितने टाइप के बनते हैं वो सब हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं से कुछ भी आ जाएगा, है ना। तो इतना पॉइंट्स अगर आपको पता है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बना लोगे आप लोग। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया अपना एक पोर्शन कंप्लीट, एक्चुअली जीओसी वाला पोर्शन तो हो गया कंप्लीट, है ना। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपके पास, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म एक्चुअली है तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट है। याद है जब हमने स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ा था तो एक लास्ट आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर को छोड़ दिया था कि बाद में पढ़ेंगे हम लोग, तो वो जीओसी में पढ़ते हैं उसे, क्योंकि थोड़ा सा यूज आता है जीओसी का, जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह का, बस। ठीक है, बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनके एप्लीकेशन तो हो चुके हैं, है ना। अच्छा, अब होमवर्क की बात कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद देखेंगे इसे। तो देखो होमवर्क में अब आप क्या कर सकते हो, होमवर्क में अब आप लोग डीपीपी पूरा कर सकते हो। डीपीपी नंबर 7 तक हमारा हो गया था, तो डीपीपी नंबर C8, C9 और C10 का ए पार्ट, इसमें दो पार्ट है, ए और बी, है ना। बी वाला पार्ट टॉटोमेरिज्म का है तो वो रहने देना, तो ए वाला पार्ट, तो C8, 9 और 10 का ए, ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट जो भी आपका क्लास पड़ेगा नेक्स्ट वीक में, पहला दिन दूसरे दिन जो भी पड़ेगा, है ना, तो बना ही लेना आज में या कल में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लोग ये सब कंप्लीट कर लें वो अब आप लोग मॉड्यूल बनाना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। GOC2 का मॉड्यूल आप लोग बना सकते हो, बनाना क्या स्टार्ट कर सकते हो, बना ही सकते हो। बस टॉटोमेरिज्म वाले क्वेश्चन छोड़ देना, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है टॉटोमेरिज्म के, बाकी पूरा मॉड्यूल बन जाएगा आपसे। तो टॉटोमेरिज्म छोड़ के पूरा मॉड्यूल आप लोग बना सकते हो, तो बनाना स्टार्ट कर दो उसे, लास्ट लेक्चर में भी बोला था मैंने, तो बना लो। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में आपका टॉटोमेरिज्म कंप्लीट होगा, है ना, तो देखो 1 या 2 क्लास में आप कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल बनाना स्टार्ट कर देना, और आपका होमवर्क तो आपके पास है, C8, 9, 10, ये तो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो पहले डीपीपी कर ही लेना है इनको तो। ठीक है, हो जाएगा होमवर्क, बताओ। अब ऐसा मत करना कि नहीं बना, या फिर टाइम नहीं मिला या कुछ नहीं, सबको बनाना ही बनाना है ना। ये सब क्वेश्चन बनाओगे तभी आप समझ पाओगे इन सब चीजों को जो पढ़ा है आपने, वरना सब बेकार है पढ़ना लिखना है सब, है ना। क्वेश्चन बनाने से सीखोगे जितने भी आप। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया अपना जीओसी का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इसके अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना। टॉटोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स होता है, और आइसोमर का डेफिनेशन सबको पता है। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास, फॉर्मूला सब सेम होता है ना। बाकी आपका बस कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। और स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहे हो तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो कैसे होते हैं, है ना, देखो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे टॉटोमेरिज्म को। अभी मैं आपको बस एक जनरल इंट्रोडक्शन सा दे रहा हूँ बस, है ना, सिंपल सा। अभी टाइम बचा हुआ है आपका अभी 10-1 मिनट का, तो सिंपल समझ लो, है ना, लिखना विखना कुछ नहीं, सिंपल समझना है। नेक्स्ट क्लास में फिर वापस से स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो देखो होता क्या है कि आपके पास दो कंपाउंड दे रहा हूँ मैं आपको, देखो मुझे बताना आप लोग। कंपाउंड है आपके पास CH2, मतलब CH3COH, और दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड COH, है ना। तो ये दो कंपाउंड्स हैं आपके पास, बताओ इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ, क्या रिलेशनशिप है, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों, बताओ क्या है ये, आपस में क्या रिलेशनशिप है। पोजीशन। पोजीशन तो नहीं है ये स्ट्रक्चर आइसोमर तो है ही है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो डिफरेंट दिख ही रहा है मुझे। स्ट्रक्चर आइसोमर में ये आपके फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही तो है ये। और यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो एल्कोहल दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एल्कोहल या एल्कीन और एल्कोहल दिखाई दे रहा है आपको। तो एक्चुअली ये फंक्शनल आइसोमर्स है, आइसोमर्स तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तो कीटो फंक्शनल ग्रुप है। कीटो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन सबको मिला के हम लोग कॉमनली कीटो बोलेंगे, है ना। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सब कैसे ग्रुप होते हैं, कीटो ग्रुप है सबके सब। और ये जो ग्रुप बना है वो एल्कीन का इन और एल्कोहल का ऑल, इनॉल है ये, है ना। तो कीटो इनॉल ये दोनों आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। कीटो वाला फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल फिर कीटो में होगा, कीटो इनॉल, ऐसे चलता रहेगा, आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है, आपस में चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स जो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, उन्हीं को टॉटोमर्स बोलते हैं। समझ में आया? टॉटोमर्स क्या होते हैं? टॉटोमर्स होते फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ही है ना, फंक्शनल आइसोमर्स ही है ये। बस ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स हैं जो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। बात समझ में आई? बोलो। और इंटर कन्वर्ट हो किसकी वजह से रहे हैं? इस हाइड्रोजन की वजह से हो रहे हैं। ये हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है कार्बन और ऑक्सीजन पे। तो पहले मैं तो कार्बन पे था, तो वहां से ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे चला गया, फिर ऑक्सीजन से ब्रेक हुआ, कार्बन पे आ गया, फिर कार्बन से ऑक्सीजन, तो ऐसे कीटो इनॉल बनता रहता है इस हाइड्रोजन के ऑसिलेशन की वजह से। देखो, ठीक है। तो टॉटोमर्स क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन बनाना चाहो तो क्या बोलोगे आप लोग उसको? तो क्या होगा? इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। और उसमें भी कौन से स्पेशली स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कौन से? फंक्शनल आइसोमर्स, है ना, आर कॉल्ड टॉटोमर्स। ठीक है। तो इंटर कन्वर्टेबल फंक्शनल आइसोमर्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स बोलते हैं। मतलब ए आपके पास कोई स्ट्रक्चर आइसोमर है, वो आपके बी वाले में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ए और बी आपस में क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो क्या बोलोगे इनको? टॉटोमर्स बोलोगे, है ना। अच्छा, और डिफरेंट तरीके से आप लोग बोल सकते हो। कैसे? इफ functional isomers are in dynamic equilibrium, ठीक है, then they are known as tautomers। समझ आ गया? मतलब ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, टॉटोमेरिज्म होता किसकी वजह से, क्यों होता है? हाइड्रोजन के ऑसिलेशन की वजह से होता है ना। मतलब टॉटोमेरिज्म arises due to oscillation of hydrogen atom across polyvalent functional groups। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे इस केस में आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन से ऑक्सीजन पे ऑसिलेट कर रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन पे ऐसे ट्रांसफर होता जा रहा है ना। तो इस हाइड्रोजन के ऑसिलेशन की वजह से जो दो आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स फॉर्म हो गए हैं, फंक्शनल आइसोमर्स फॉर्म हो गए हैं, इन्हीं को क्या बोलोगे आप लोग? टॉटोमर्स बोलते हैं। बताओ, बात समझ में नहीं आई? बोलो, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। ठीक है, तो कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, क्या है, और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। बेसिक डेफिनेशन ये है टॉटोमेरिज्म की। ठीक है, चलो, टाइम हो ही गया आपका, होमवर्क बना ही लेना आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले C8 C9 C10 आपका डिब्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर टॉटोमेरिज्म हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ना।